देखो इसका एग्जाम्पल सेकेंड है, कुछ क्वेश्चन है ना, मैं केवल क्वेश्चन समझा रहा हूँ आपको, बाकी आंसर आपको आ जाएगी, फालतू पर उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि बेटा ध्यान दो, इसने एग्जाम्पल नंबर 2 में ये बोला है कि हमारे पास में ना दो पार्टिकल है जिनके मास है 1 kg और 2 kg। बताओ दो पार्टिकल के मास कितने कितने हो गए बेटा, एक तो 1 kg हो गया और एक कितना हो गया 2 kg हो गया, आप ये दिया होगा। आगे बोल रहे हैं कि इनके बीच में जो सेपरेशन है ना वो 50 सेंटीमीटर है। कितना है बोलो, 50 सेंटीमीटर है। 50 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया आपको बताया, 50 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -2 क्या हो गया, मीटर हो गया। क्योंकि हम किसके अंदर लेंगे, एसआई के अंदर लेंगे, ठीक है। एकदम एक्टिव होके बैठ जाओ बेटा, बिल्कुल है ना, मैं बीच बीच में पूछ भी लूंगा आपसे, है ना। और ये बोल रहे हैं कि किसी पार्टिकल पर इन पे म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। सही बात है, मैंने आपको बोला था ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है ना वो यूनिवर्स के हर एलिमेंट के बीच में लगता है, ठीक है। बस कहाँ कहीं पर ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है, कहीं पर क्या होता है कम इफेक्टिव। कम इफेक्टिव कहाँ होता है, जहाँ पे मास क्या होता है कम होता है। क्योंकि जी की जो वैल्यू आती है ना, जब हम फोर्स का फॉर्मूला पढ़ते हैं दो के बीच में, तो वहाँ फोर्स का फॉर्मूला निकल के आता है F इक्वल टू क्या आता है, G m1 m2 अपॉन r²। तो प्यारे बच्चों यहाँ जो जी की वैल्यू होती है ना वो होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -11। अब आप ये देखो 10 टू पावर क्या है -11, मास कम होगा तो 10 टू पावर -11 क्या कर देता है, उसको नेग्लिजिबल कर देता है। क्या कर देता है, नेग्लिजिबल कर देता है। अब यहाँ पर यूँ समझो आप मेरी बात को बड़े ध्यान से, हम क्या करेंगे केवल और केवल हाँ, लेकिन अब देखो 1 kg 2 kg, हालांकि इनके बीच में जो फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल वो क्या लगेगा, नेग्लिजिबल लगेगा, बहुत कम लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि ये मास क्या है बेटा, छोटे हैं, छोटे मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगता है, कम लगता है। यही तो कारण है हम जैसे खड़े रह पा रहे हैं ना सीधा, उसका कारण क्या है कि अभी जैसे मेरे पर है ना, तो ये बॉल भी फोर्स लगा रही है, अपनी तरफ खींच रही है बॉल, ठीक है ना, और अर्थ भी अपनी ओर खींच रही है। अब सिंपल सी बात है, अर्थ का मास क्या है, ज़्यादा है, तो मेरे पे जो ज़्यादा फोर्स लगेगा वो किसका लगेगा, अर्थ का लगेगा। तो कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। दीवार भी फोर्स लगा रही है, लेकिन जो दीवार मेरे ऊपर फोर्स लगा रही है ना वो क्या लगा रही है, बहुत कम लगा रही है। मतलब खींच तो ये भी रही है, लेकिन ये फोर्स क्या है, नेग्लिजिबल है। यही कारण है कि मैं दीवार की तरफ ना जाकर कहाँ खड़ा हुआ हूँ, सीधा खड़ा हुआ हूँ। बोलो मेरी बात समझ आ गई बेटा। अब यहाँ पर ये समझो कि कहीं बार ये बोलता है कि हमें ना एक्सीलरेशन बताओ, क्या बताओ, एक्सीलरेशन ड्यू टू हेवी जो मास है ना उसकी वजह से हमें एक्सीलरेशन बताना है। ऐसे क्वेश्चन आ जाए, दो प्रकार के क्वेश्चनों का विशेष ध्यान रखें बेटा। कभी एक्सीलरेशन पूछ ले तो सिंपल सी बात है, न्यूटन्स लॉ जिंदाबाद। F इक्वल टू में बताया क्या होता है बेटा, ma। आप फोर्स निकालो, किससे डिवाइड कर दो, मास से। कौन से मास से डिवाइड करेंगे, जिसका एक्सीलरेशन निकालना है। बताओ इसमें किसका एक्सीलरेशन पूछा है, हेवी। हेवी कौन है, 2 kg का। तो बताओ किससे डिवाइड करेंगे हम, 2 kg से, नंबर 1। कभी क्या करें, एक चीज़ मैंने और बता रखी है आपको, चलो वो जब क्वेश्चन आएगा तभी समझा दूंगा। इसमें देखो बिल्कुल इजी है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले तो आप कैलकुलेट कर दो, F का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलो G m1 m2 डिवाइडेड बाई r²। और F इक्वल टू G की वैल्यू बोलो 6.67 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -11 1 मल्टीप्लाई 2, अरे यार 1 kg और 2 kg। और डिस्टेंस बीच में कितनी हो गई बेटा, 50 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -2 का होल²। तो बताओ यहाँ से तो क्या कैलकुलेट हो गया आपका, कॉस कैलकुलेट हो गया, है ना। अब बताओ क्या निकालना है मेरे को, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन में क्या हो जाएगा, F/m। तो एक बार बताओ, इसको बोल लो आप m1 और इसको क्या बोल लो m2। तो बताओ डिवाइड किससे करूंगा मैं, m2 से। क्यों, क्योंकि एक्सीलरेशन किसका पूछा गया है, m2 का। तो सिंपल सी बात है। अब आपको पता है ना प्यारे बच्चों, इसको जो सॉल्व करोगे तो दिस और m2 कितना आ गया 2। तो बताओ ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका एक्सीलरेशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ। कर लोगे आगे, कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अपन फटाफट थोड़ा सा चलते हैं आगे। बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 3 में बोल रहा है कि हमारे पास में ये बोल रहा है कि दो स्टेशनरी पार्टिकल है, मास m1 और m2, कैपिटल M1 और कैपिटल M2। तो देखो हमारे पास में जो है ना दो स्टेशनरी पार्टिकल हो गया, जिसका मास कितना कितना हो गया, बताओ बेटा, m1 और m2 हो गया। पहले बच्चों बिल्कुल एक्टिव होकर ध्यान दो, m1 और m2 हो गया, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो d हो गई। बताओ कितनी हो गई, d हो गई, ठीक है। ये बोल रहा है, देखो सुनो इसकी बात में, ए थर्ड पार्टिकल between line joining the particle experience no resultant gravitational force. What is the distance of this particle from m1? बेटा इन बच्चों को अच्छे से पता होगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़े ऐसा हम चार्ज में करते थे, न्यूट्रल पॉइंट निकाल देते थे। हम बोलते थे कि हमारे पास में दो चार्ज है, बताओ हम तीसरे चार्ज को कहाँ रखें ताकि उस पर नेट फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। ऐसा क्वेश्चन हमने ड्रॉपर वाले बच्चों ने किया है। अच्छा ठीक है, अब सुनना मेरी बात को ध्यान से बेटा, प्लीज ध्यान देना सब बच्चे। इसके अंदर है ना हमें थर्ड मास रखना है। बोल रहा है थर्ड मास कहाँ रखें कि उसके ऊपर नेट फोर्स कितना हो जाए, 0 हो जाए। एक अलग चीज में बताऊंगा बेटा, ये मैं बता रहा हूँ, उस पर नेट फोर्स 0 हो जाए,
एक आती है इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन, वो मैं अलग से समझाऊंगा। चार्ज के बारे में मैंने ड्रॉपर वालों को समझाया है उसमें, ठीक है ना, कि इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में ये होता है कि हर ईच चार्ज पर नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात करेंगे तब उस पर बहुत अच्छा खासा डिस्कशन करेंगे। वहाँ से मैंने फॉर्मूला भी बता रखा है इन बच्चों को डायरेक्ट निकालने का, कि डायरेक्ट आप एक्स डिस्टेंस कैसे निकालोगे, सारा सब कुछ करा रखा है। तो जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे ना बेटा, तब वहाँ पे तभी तो मैं बोलता हूँ ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक काफ़ी क्या करती है, मेल जोल है इनका काफ़ी, मतलब काफ़ी ज़्यादा। आप ये मान के चलो 60% जो है ना कॉन्सेप्ट सेम है। तो अपन इसके जस्ट बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक बार देख लेंगे, रिवीजन करना चाहेंगे तो। अब सुनो, अपन एक काम करते हैं, अपन ये बोलते हैं कि m1 से मान लो x डिस्टेंस पर हमने स्मॉल m को रख दिया। बताओ कितने डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर स्मॉल m को रख दिया। बताओ x डिस्टेंस कहाँ से नापी, m1 से। पूछ कहाँ से रहा है क्वेश्चन में, m1 से। ये भी ध्यान रखना, पूछ कहाँ से रहा है, m1 से। कई बार ऐसा होता है ऑप्शन तो आते हैं, वो लिखेगा फ्रॉम m1 फ्रॉम m2, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ से पूछ रहा है। तो m1 से मैंने कितने डिस्टेंस मान ली साहब, x। थोड़ा एक क्योंकि बैठो यार, 4 दिन के बाद तो तुम आए हो ना, सॉरी शनिवार को भी आए थे, मैं आया हूँ 4 दिन के बाद। हाँ तो थोड़ा एकदम एक्टिव होके बैठो। नो बेटा बिल्कुल एंट्री नहीं है, किसी कंडीशन में एंट्री नहीं। हाँ तो बिल्कुल एक्टिव होके बैठो ना। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, ये x हो गया। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, बोलो बेटा। तो ये हो जाएगी सर देखो d माइनस एक्स हो जाएगी। बताओ क्या ये बात समझ आ रही है क्या, बोलो कितनी हो जाएगी, d माइनस एक्स हो जाएगी। अब बताओ m पर क्या बोल रहा है, नेट फोर्स क्या है, 0 है। बताओ m पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, m1 लगाएगा। बताओ कौन लगाएगा, m2 लगाएगा। m1 भी क्या करेगा, बोलो इसको अट्रैक्ट करेगा, बोलो ना यार बेटा। और m2 भी क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि आपको पता है दूसरा मास इसकी क्या करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स में केवल और केवल क्या करता है, पुल करता है, बोलो ना यार। और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, अलोंग टू लाइन जॉइनिंग। बार बार चीजें तो एक बात देखो, घूम फिर के तो बातें तो वही आ रही है, कोई नई बात नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, इसको तो मान लेते हैं F1 और इसको क्या मान लेते हैं F2, और आपकी परमिशन हो तो F1 इक्वल टू F2 होगा, तभी F पे नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। बोलो ना यार प्यारे बच्चों। अब F1 की फॉर्मूला लिख दो, बोलो क्या हो जाएगा, G। इन दोनों के बीच में फोर्स कितना हो जाएगा, m1 और स्मॉल m, और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी है, x²। बोल दो ना यार प्यारे बच्चों। इधर बताओ इधर कितना हो जाएगा, g। अब बताओ दोनों का मास क्या हो गया, m2 और स्मॉल m, और डिवाइडेड बाय d माइनस x का होल स्क्वायर। मजा तो कुछ चीज़ों का आ रहा है, वो ये आ रहा है कि g से g से कट रहा है सर, m से m भी कट रहा है। तो यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास में, m1 अपॉन x², और इधर क्या बच गया, m2 अपॉन d माइनस x²। सर इसमें केवल और केवल जो है ना हमें निकालना है, x निकालना है। क्या निकालना है, x निकालना है। आपको दिक्कत वाली बात है, दोनों साइड में क्या ले लो, रूट ले लो। क्या ले लो बेटा, रूट ले लो। हालांकि ऐसे लेते नहीं है, प्लस माइनस का साइन लगाते हैं, लेकिन आप ऐसे क्वेश्चन में आराम से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो डायरेक्ट रूट ले लो। तो बताओ यहाँ क्या जाएगा, रूट m1, बोलो ना यार, डिवाइडेड बाई x। अरे बताओ ना यार। और इधर क्या जाएगा बेटा, रूट m2, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, d माइनस x। अब इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो। हालांकि ऐसे सॉल्व होता नहीं है, मैंने पहले भी बताया, लेकिन आप इसे चाहे से चार्ज वाला क्वेश्चन आए चाहे सी वाला क्वेश्चन आए, डायरेक्ट आप सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना बेटा। इसको ज़्यादा लंबे, क्योंकि वैसे तो मैं एक बार बताऊँ क्या, प्रॉपर इसमें x में इक्वेशन बनेगी, फिर हम उसको या तो श्रीधर आचार्य से सॉल्व करेंगे या फैक्टर करके करेंगे, क्योंकि x² आ रहा है। तो यहाँ पे कितने आंसर होंगे, 2 आंसर होंगे। कितने आंसर होंगे, 2। बोलो ना यार। और 2 आंसर में बताऊँ कैसे निकलेंगे, एक तो इन दोनों के बीच में, एक इनके बाहर। बोलो कहाँ कहाँ निकलेगा, बीच में और बाहर निकलेगा, ये बात समझ के चलो। तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बेटा यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो रूट m1 बताओ क्या हो जाएगा, d माइनस एक्स, और इधर क्या हो जाएगा बेटा, रूट m2, और ये क्या हो जाएगा, x। ब्रैकेट ओपन कर लो, तो रूट m1 d माइनस रूट m1, और ये क्या हो जाएगा, x, और ये रूट m2, और ये क्या हो जाएगा, x। बोलो ना यार, मैंने ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब आपको पता है x को क्या ले जाओ, एक साइड ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, रूट m1d। बोलो ना यार, बताओ ना यार बेटा, क्या हो जाएगा, रूट m1d, और इधर हो जाएगा रूट m1 प्लस रूट m2, और ये x। देखो आप, तो ये x की जो वैल्यू निकालेंगे वो कितनी आ जाएगी, रूट m1 डिवाइडेड बाई, बताओ क्या हो जाएगा, रूट m1 प्लस रूट m2, और ये क्या आ जाएगा, d। बोलो याद आया कि नहीं आया बेटा। अब आप ये समझो इसकी ट्रिक, डायरेक्ट क्या समझो बेटा, ट्रिक। ये ट्रिक मैंने चार्ज के अंदर भी बताई थी, अगर आप लोगों को याद हो तो, ठीक है ना। आपको मैं थोड़ा सिमिलर बता देता हूँ, 11th वाले बच्चे भी थोड़ा सा ध्यान दे बेटा, और ड्रॉपर वाले भी ध्यान दे। मान लो मेरे पास में ना 2 चार्ज पड़े हुए हैं, ये Q1 है और ये क्या है बेटा, Q2 है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, d है। बोलो ना यार, तुम एक्टिव रह ही नहीं रहे यार, है ना, मैं पूछने लग जाऊंगा, आपको पता है। ये
ये चार्ज कितना है आपके पास में Q1 है और ये कितना है Q2 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी बेटा d होगी। ठीक है, अब आप समझना सेम ये बोल रहा है कि तीसरा चार्ज कहाँ पे रखें, हम तीसरा चार्ज कहाँ पे रखें। मान लो आप बोल रहे हो कि Q1 डिस्टेंस से Q1 चार्ज से x डिस्टेंस पर रख रहे हैं, बताओ कहाँ से, Q1 चार्ज से x डिस्टेंस पर। तो आप क्या करो, Q1 से निकालो ना, कहाँ से निकालो Q1 से, तो ऊपर ले लो रूट Q1, बोलो क्या ले लो रूट Q1 और नीचे दोनों को रूट में ले लो, रूट Q1 प्लस रूट Q2 और टोटल डिस्टेंस क्या है d, ये डायरेक्ट ट्रिक है। अगर मान लो वो बोले कि हमें ये बताओ Q2 चार्ज से कितनी डिस्टेंस पर, Q2 चार्ज से कितनी डिस्टेंस पर जो फोर्स है वो क्या है 0 है Q2 चार्ज से। तो Q2 चार्ज के लिए हम क्या करेंगे, x कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रूट Q2 ले लो और इधर क्या ले लो रूट Q1 प्लस रूट Q2 और इधर किससे मल्टीप्लाई कर दो 20। बिल्कुल आसान सा, बिल्कुल आसान सा, कोई समस्या नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई क्या प्यारे बच्चों आपको, बिल्कुल आसान है। सेम देखो इधर है, अब आप देखो ये x की वैल्यू बताओ m1 से लिया है, बस चार्ज को किससे रिप्लेस करना है, मास को। तो बताओ यहाँ क्या आ जाएगा, ऊपर रूट m1, नीचे क्या आ जाएगा रूट m1 प्लस रूट m2 और ये दिया जाएगा। आप यूँ समझो, मान लो m2 से निकालना होता तो हम क्या करते, m2 से क्या होता बोलो ना यार, जल्दी बोलो ना, रूट m1 ऊपर आ जाता, सॉरी रूट m2 ऊपर आ जाता। अगर m2 से मतलब जिस मास से न्यूट्रल पॉइंट आप निकालना चाहते हो वो मास का ले लो ऊपर रूट में, और दोनों मास का सम रूट में कहाँ ले लो नीचे, और टोटल डिस्टेंस से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। ये चार्ज के अंदर भी ट्रिक है और ये मास के अंदर भी ट्रिक है, इस चीज को आप ध्यान रखें बेटा, बिल्कुल सिमिलर रिश्ता है, थोड़ा सा ध्यान रखें, इसको कॉपी करें फास्ट थोड़ा सा, है ना। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 4 इसके अंदर दे रखा है, सब बच्चे देखें एक बार, है ना, एक्टिव के ध्यान देखना। ये बोल रहा है कि द मास 3 मास इज इक्वल टू कैपिटल M, 3 मास है जो कैपिटल M है, आर प्लेस्ड एट द 3 कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर है जिसकी साइड A है। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन यूनिट मास प्लेस्ड एट द 4th कॉर्नर। देखो सुनो, ये बोल रहा है कि हमारे पास में ना एक स्क्वायर है, बताओ क्या है बेटा, एक स्क्वायर है और स्क्वायर के 3 कोनों पर जो मास रखा हुआ है वो कैपिटल M रखा हुआ है। ओके, एक और चीज बोल रहा है कि स्क्वायर की जो साइड है ना वो कितनी है, A है, ये लो A हो गई। एक क्योंकि देखो बेटा हमारे पास में जो मास रखा हुआ है ना स्क्वायर के कॉर्नर पे 4 मास रखे हुए हैं, और सॉरी 3 मास रखे हुए हैं और उनका मास कितना है बेटा कैपिटल M है, इक्वल मास है। ये बोल रहा है कि जो 4th कॉर्नर बचा हुआ है ना, जिस इसको नाम दे दो A, इसको नाम दे दो क्या B, इसको क्या नाम दे दो बेटा C, और D जो 4th कॉर्नर है ना यहाँ पे रख रहे हैं यूनिट मास, यानी कि 1 kg मास है, स्मॉल m, बोलो क्या रख रहे हैं यूनिट मास। क्वेश्चन में क्लियर बोला हुआ है कि हम क्या करते हैं कि कैपिटल M 3 मास जो है वो प्लेस करते हैं, कहाँ पे करते हैं, कॉर्नर जो है स्क्वायर का जिसकी साइड वो कितनी है A है। बोल रहा है कि 4th जो कॉर्नर है उस पर फिर हम एक यूनिट मास स्टेब्लिश करते हैं। बोल रहा है कि इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा, बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैं इसको ज़्यादा सोल्व नहीं करवाऊंगा, केवल आपको आइडिया बता रहा हूँ, आपको सोल्व करना है। आप ये देखो प्यारे बच्चों, आपको पता है ऐसा क्वेश्चन शायद मैंने करवाई भी था एक प्रैक्टिस के तौर पे, कैपिटल M भी इसको अट्रैक्ट करेगा, एक फोर्स भी इधर लगेगा, ये कैपिटल M भी अट्रैक्ट करेगा, ये फोर्स भी इधर लगेगा, और ये भी क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, तो अलोंग टू लाइन जॉइनिंग एक फोर्स इधर लगेगा। तो ये फोर्स लगेगा साहब F1 F2 F3, बताओ कितने फोर्स लगेंगे यहाँ पे, 3 फोर्स लगेंगे। कौन कौन से बेटा, F1 F2 F3। क्या सब बच्चे समझ पा रहे हैं मेरी बात को ध्यान से, इसको 3 फोर्स लगेंगे। 3 फोर्स कौन कौन से लगेंगे बेटा, F1 लगेगा, F2 लगेगा और F3 लगेगा। बोलो क्लियर हो गया बेटा, कोई डाउट वाली बात नहीं है, कंप्लीट है, ठीक है। अब समझो कोई समस्या नहीं है हमारे को, 3 फोर्स लग गया F1 F2 F3। अब होगा क्या, आपको पता है कि इन तीनों फोर्स को जोड़ना है, तो मैंने आपको बता रखा था 3 को एक साथ नहीं जोड़ेंगे हम, कितने को जोड़ेंगे 2 को, और 2 को भी इस तरीके से जोड़ेंगे कि उसमें तीसरा जोड़ना क्या हो आसान। हम इन दोनों को जोड़ेंगे सबसे पहले, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने से फायदा है कि इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो यहाँ जाएगा, और फिर दोनों एक ही लाइन में आ जाएंगे, तो वो दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे। बताओ क्या आप घर जाके कर लोगे क्या इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। आपको आंसर करना है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और एक्टिव की भेज जाओ, मैं बोर्ड पे भी बुला सकता हूँ, अगर डीएक्टिव दिखे ना तो फिर मैं अभी बुला के करवा लूँगा, समझ लो मेरी बात को, है ना। अच्छा, अरे यार पहला क्वेश्चन भी दिख गया इसके अंदर, पता है पहला क्वेश्चन क्या था, ये कर लेना। टू स्फेरिकल बॉल ऑफ मास 10 kg और सेपरेटेड बाई 100 मीटर, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। बेटा करना भी नहीं, खुद को शर्म आ जाएगी इसमें, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है ना, 8th 9th वाला क्वेश्चन है। 2 मास दे दिया, दोनों के बीच में डिस्टेंस दे दी, ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा है, बताओ यार। अब बताओ इसके बाद में क्वेश्चन नंबर बताइए बेटा कौन से आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5th जो क्वेश्चन है ना, एक बार देखना क्या लिखा हुआ है बेटा, बाद में करना, एक बार पहले फोकस करो क्वेश्चन पे क्या है।
टू पार्टिकल ईच ऑफ इक्वल मास एम मूव अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर अंडर द एक्शन ऑफ द म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल। सुनो मेरी बात को ध्यान से, क्या बोल रहे हैं कि दो मास हैं, दो पार्टिकल हैं जिनका मास है स्मॉल एम। बताओ क्या मास है? स्मॉल एम। ये बोल रहे हैं कि जो दो स्मॉल एम मास है ना, ये क्या कर रहे हैं, ये रोटेट कर रहे हैं। किसके अंदर रोटेट कर रहे हैं? सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहे हैं। बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है इनको रोटेट कराने के लिए, ये खुद ही दो रोटेट कर रहे हैं। किसकी वजह से रोटेट कर रहे हैं? इसमें लाइन भी लिखी हुई है, म्यूचुअल ग्रेविटेशनल। मतलब इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है? इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? ग्रेविटेशन। उसकी वजह से ये क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं। ये कैसे रोटेट कर रहे हैं? हमारा लोड नहीं है, लेकिन हमारे पास में कुछ नॉलेज है। हमारे पास में क्या है? कुछ नॉलेज है। क्या नॉलेज है बताओ हमारे पास में? हमारे पास में हम इतना सा जानते हैं कि अगर सर्कुलर वाला मामला आ गया ना, हम इतना सा जानते हैं कि सेंटर की साइड जितना भी फोर्स लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होता है। हमें ये नॉलेज, क्या नॉलेज? कि सेंटर की साइड जितना भी फोर्स लगता है वो किसके इक्वल होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होता है। हम ये दिमाग नहीं लगाएंगे कैसे मूव करेंगे, क्यों कर रहे हैं। क्वेश्चन में जब बोला हुआ है कि दो मास है, अपोजिट टू डायमीटर रखे हुए हैं, दोनों मास म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मूव कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? दोनों के बीच में म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लेंगे। इसका मतलब वो फोर्स किधर लग रहा है? सेंटर की साइड लग रहा है, तो उसको किसके इक्वल पुट कर देंगे? mv²/r। सॉल्व कर लेंगे, वहां से क्या आ जाएगा? v आ जाएगा, स्पीड आ जाएगी। नहीं आएगी स्पीड? बोलो ना यार, बताओ कर लोगे या मैं करूँ? बोलो, बताओ फटाफट बताओ जल्दी, यस और नो। इतना टाइम लगाओ, कर लोगे क्या या फिर मैं बताऊं? मतलब समझो आप, ये दो मास दे रखा है, रेडियस हमें पता नहीं है, तो रेडियस मान लो इनके बीच की डायमीटर मान लो 2r, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? r। इसका मास दे रखा है स्मॉल m, इसका भी मास कितना दे रखा है? स्मॉल m। बोलो यस और नो। थोड़ा एक्टिव होके बैठो यार, तुम ऐसे मरे के जैसे मत बैठो। 4 दिन के बाद तो तुम पढ़ के आए हो, होली के अभी मतलब फंक्शन था, फेस्टिवल था, तो खा पी के भी आए होंगे मस्त हैं, और एकदम ऐसे उदास मत बैठा करो यार तुम। थोड़ा सा ना, मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, नीट जेई जैसे स्टूडेंट लगने चाहिए। ऐसे भी फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि एकेडमिक जो क्लास चल रही है उसकी इक्वल या उससे भी लो चल रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए यार। तुम्हारी तरफ से एक्टिविटी होनी चाहिए ना, तो थोड़ा एक्टिव रहा करो, है ना, और वापस कम्युनिकेट भी रहा करो। वजन की तरह मैं सुना करो, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं है ना। मैं हिस्ट्री तो सुना नहीं रहा ना, आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा ना, हमारे IAS की कोचिंग थोड़ी कर रहे हैं जो हिस्ट्री सुना रहा हूँ। हाँ कि सर कहानी चल रही है, मस्त मज़ा आ रहा है, सुनाए जवाब, ठीक है ना, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। टू वे कन्वर्जेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। साइंस सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मैं बार बार कहता हूँ, टू वे कन्वर्जेशन बहुत क्या है, इम्पोर्टेंट है। वन वे से काम नहीं होगा, ठीक है ना। वन वे से एक ही चीज़, अब आपको पता है, तो देखो मार्च भी आ गया फाइनली, है ना। मार्च आ गया, मेरा कहने का मतलब सर्दी खत्म हो गई। अब वो दिन भी आ गए जहाँ मतलब नींद आने की पॉसिबिलिटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहती है, ठीक है ना। और बैठे बैठे कब नींद आ जाती है वो भी पता नहीं लगता। वो दिन आ गए कुल मिला के, ऐसी बात है, ठीक है ना। लगभग आ ही गए। अभी देखो ना, आप 9 बजे भी कैसा थोड़ा गर्मी टाइप का ऐसा ही कुछ हो रहेगा ना, तो आप देखो दिन में तो क्या हालात होंगे। तो टू वे कन्वर्जेशन रहेगा ना, तो तुम मतलब तुम बैठे हो यहाँ पे, एक्टिव होके बैठे हो, तो वो थोड़ा सा फील होता रहेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, फिर वही चीज़ है कि मैं बोलता रहूँगा, तुम सुनते रहोगे, तो तुम दो काम करोगे, सुनते भी रहोगे, झटके खाते भी रहोगे, फिर एक दूसरे बोलोगे अच्छा क्या चल रहा है, अरे फिजिक्स का पीरियड अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या? 5 मिनट में 2-3 मिनट की नींद में तो आपको ऐसा लगेगा अभी भी चल रहा है फिजिक्स का पीरियड, कितनी देर हो गई। तो थोड़ा सा ना एक्टिव होके बैठो, टू वे कन्वर्जेशन रखो, ताकि तुम्हें नींद भी नहीं आए। और दूसरी बात क्या है बेटा, थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ रहे हैं, रेस्पेक्ट करो फिजिक्स की, इज्जत करो थोड़ी सी, ठीक है ना। तो ऐसे फिजिक्स नहीं आती है ना, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखो। चलो अदरवाइज देखो, एक चीज़ बताऊँ आपको, पता है मैं प्यार से कह रहा हूँ, ठीक है। फिर मुझे दूसरी तरह से ज़बरदस्ती बुलवाना भी आता है, और मैं नहीं चाह रहा कि ज़बरदस्ती में बुलवाऊँ, ठीक है। फिर वही चीज़ है कि एक को बोर्ड पे बुलाऊँगा मैं, आई रहा समझ, और फिर बोलना ही पड़ेगा बोर्ड पे। या तो चुपचाप खड़े होंगे, या तो तुम्हें बोलना पड़ेगा, या फिर तुम्हारे पेरेंट्स बुलवाएंगे तुम्हें, ठीक है। थोड़ा सा है ना, तो मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें मजबूर करूँ, इसलिए आप खुद से है ना एक्टिव के बैठो, तो कि हाँ मुझे भी अच्छा लगे कि ठीक है बच्चे पढ़ रहे हैं। तो देखो ये हमारे पास में ना दो मास दे दिया, स्मॉल m और स्मॉल m। अब बताओ ये वाला मास क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला भी क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो म्यूचुअल क्या लग रहा है, इनके बीच में ग्रेविटेशन लग रहा है।
ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ऐसे अट्रैक्ट करेगा ना, तो बताओ ऐसे कितना लग रहा है, सेंटर की साइड तो लग रहा है। हम क्या करेंगे, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पता है हमारे को, G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो देखो m1 कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, m2 कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी, 2r, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2r, 2r का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और उधर साइड में क्या लिख देंगे, mv स्क्वायर अपॉन r लिख देंगे। मतलब यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो कितना हो जाएगा बताओ, G m डिवाइडेड बाय 2r का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर अपॉन r। यहाँ से सोल्व करके किसकी वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी, बड़े आराम से आ जाएगी। बताओ समझ में आया है कि नहीं आया बेटा, बिल्कुल आसान है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब बताओ एग्जांपल नंबर किसकी बात करें, एग्जांपल नंबर 6 की बात कर लें। एग्जांपल नंबर 6 सुनना, देखो मैं बोल रहा हूँ आप सुनना, समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है, बाकी बोर्ड पे तो मैं समझाऊंगा उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो ये बोल रहा है 3 पार्टिकल ईच ऑफ मास स्मॉल m, 3 पार्टिकल है जिनके मास क्या है, स्मॉल m है, आर सिचुएटेड एट द वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल ऑफ साइड ए। मतलब कि 3 वर्टेक्स है उसके ट्राइंगल के, जिसकी साइड कितनी है, a है, और वर्टेक्स पे मास रखे हुए हैं स्मॉल m। दे ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल आर देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स। उनके बीच में म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, कोई डाउट नहीं है, लग रहा है। ये क्या लिख रहा है, each particle move along a circular path, their original separation of a। उनके बीच में जो सेपरेशन है ना वो हमेशा कितना रहता है, a ही रहेगा। मतलब ये कह रहा है कि उनके बीच का सेपरेशन चेंज नहीं होगा, और वो किस में मूव कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, ठीक है। डिटरमाइन द इनिशियल वेलोसिटी शुड बी गिवन टू ईच पार्टिकल एंड द टाइम पीरियड ऑफ द सर्कुलर मोशन। ये बोल रहा है कि सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड क्या हो सकता है, और ईच पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो सकती है, ठीक है। पहले मैं एक बात बता दूंगा बेटा, प्यारे बच्चों आप ये बताओ मास कितने दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं, तीनों के मास कितने स्मॉल है, तो एक पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वही तीनों पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, यानी सेम वेलोसिटी। और एक और चीज़ बता दूँ, सेम वेलोसिटी होगी तभी उनके बीच में सेपरेशन जो है ना वो कांस्टेंट रह पाएगा। आप बताओ एक बस जा रही है 60 की स्पीड से, उसके पीछे दूसरी बस जा रही है 60 की स्पीड से, क्या उनके बीच में सेपरेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो आंसर आएगा यस। एक बस जा रही है 60 की स्पीड से, एक बस जा रही है 80 की स्पीड से, क्या दोनों के बीच में सेपरेशन कांस्टेंट रहेगा, नहीं। 80 वाली धीरे धीरे डिस्टेंस को कम करेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जो 60 वाली को क्या कर देगी, क्रॉस कर देगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है। पहले जैसे क्वेश्चन दे रखा है उसको पहले क्वेश्चन को जमाते हैं, मैंने बार बार बोल रखा है फिजिक्स में अगर आपने क्वेश्चन को सेट कर लिया तो आंसर आ जाएगा। मेरी बात ये है जो लैंग्वेज हमने पढ़ी है उसको मैथमेटिकल हम रिटर्न कर दें कैसे भी करके, या बेस्ड ऑन मैपिंग सिस्टम यानी कि डायग्राम बेस हम उसको रिप्रेजेंट कर दें। देखो प्यारे बच्चों समझो, एक होगी समझो सब बच्चे, हमारे पास में जो मास दे रखा है वो कितने मास दे रखे हैं बेटा, 3 मास दे रखे हैं, तो तीनों मास को समझो। ये भाई साहब ये मैं हमने बना लिया, बताओ क्या बना लिया, ट्राइंगल बना लिया। क्या बना लिया, ट्राइंगल। आप सब बच्चों को ये पता है कि सब ट्राइंगल की जो साइड है वो कितनी है, ए है। बताओ सब ट्राइंगल की जो साइड है वो कितनी है, ए है। बोलो यस और नो, बताओ ना यार पहले बच्चों को डाउट है क्या, नहीं है। बोल रहा है कि इनके बीच पे सॉरी इनके वर्टेक्स पे जो मास रखा हुआ है ना वो m रखा हुआ है। बताओ कितना रखा हुआ है, m रखा हुआ है इनके बीच में मास, ठीक है। अब आप ये समझो कि ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, किस में मूव करेगा, तो सर्कुलर पाथ कुछ ऐसा बनेगा, बोलो ना यार, अरे सर्कुलर पाथ कुछ ऐसा बनेगा ना इनका। और ये बोल रहा है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना वो चेंज नहीं होगी, जैसे कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा कितनी रहेगी, a, इन दोनों के बीच की कितनी रहेगी, a, इन दोनों के बीच की भी कितनी रहेगी, a रहेगी। बताओ प्यारे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गई मेरी बात, बोलो यस और नो बेटा। हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें एक बात समझ में नहीं आ रही, यहाँ पे क्या समझ में नहीं आ रही कि हम इनकी वेलोसिटी निकालेंगे कैसे। अब वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पढ़ लिया। हमने एक चीज़ देखी, हम तो मैकेनिक्स में जानते ही है ना, देखने वाली कौन सी बात है यार, हम तो मैकेनिक्स के अंदर जानते ही हैं। बताओ क्या जानते हैं, हमें जानते हैं कि सेंटर के साइड जितना भी फोर्स लगता है, बोलो क्या बोला मैं, सेंटर के साइड जितना भी फोर्स लगता है वो किसके इक्वल होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होता है। बोल दो यार, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, बताओ ना यार। सेंटर के साइड जितना भी फोर्स लगता है वो किसके इक्वल होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होता है, ठीक है। आप इसको यूँ समझो, देखो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, मैं ये करने की कोशिश करूंगा कि सेंटर के साइड इसमें नेट फोर्स कितना लग रहा है, सेंटर की साइड नेट फोर्स कितना लग रहा है, और सेंटर के साइड जितना नेट फोर्स लग रहा है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल
कर दूंगा। क्या मैंने गलत बोल दिया क्या आप ये बताओ। अब बताओ सेंटर की साइड कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, फिर साथ लगाइए। आप देखो ये मास क्या है, m है, ये मास क्या है, m। आप यूं समझो इस स्मॉल m पे अगर मैं फोर्स निकालने जाऊं तो बताओ ये m क्या करेगा, खींचेगा, ये m क्या करेगा, खींचेगा। ये बात तो समझ में आ गई ना, बार बार मैं बोल रहा हूं तो क्लियर हो रही है ना आपके। और ये m भी क्या करेगा, पुल करेगा, ये m भी क्या करेगा, पुल करेगा। क्या मैं इसको ऐसे डिनोट कर सकता हूं क्या, अगर आपको दिक्कत नहीं हो तो बोलो ना यार मेरे बच्चों, यस और नो। भाई ये भी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। बोलो यस और नो। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या, बताओ। नहीं आई, बोलो यार पक्का है। अब मुझे एक बात बताओ, जब इन दोनों फोर्स को हम जोड़ेंगे, नेट निकालेंगे, तो बताओ नेट क्या बाई पैरेललोग्राम लो ऐसे आएगा कि इन दोनों का नेट, बता दो ना यार। क्योंकि आप पैरेललोग्राम लो से भी करेंगे तो ऐसे आएगा, बताओ ना यार। आपको पता है कि दो हम वो बनाएंगे और आपको पता है अगर एंगल इक्वल, दोनों फोर्स इक्वल है, हमेशा ध्यान रखना कि अगर दोनों फोर्स इक्वल होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट आता है ना वो बिल्कुल बीच सेंटर में आएगा, बिल्कुल क्या आएगा, बीच सेंटर में। और जो फोर्स ज़्यादा होता है हमेशा जो उसका रिजल्टेंट है उसकी साइड झुक जाएगा। मानो मेरी बात को समझो यार बेटा, मैं हर एक चीज़ को ना बार बार और इतनी बार बोल चुका हूँ ये चीज़ें, अब तो बिल्कुल दिमाग में फिट हो गई होगी ना। बार बार मैं बोलता हूँ फिजिक्स की जो कहानी है ना वो लिमिटेड है, वही चीज़ों में हम खेलते हैं बस, लेकिन वो लिमिटेड कहानी बढ़िया तरीके से माइंड में क्या होनी चाहिए, सेट होनी चाहिए बस। अब सुनो, ये हमारे पास में दो फोर्स है, दोनों फोर्स की वैल्यू सेम है तो रिजल्टेंट हमेशा क्या आएगा, सेंटर पे आएगा। ये चीज़ मान के चलिएगा, ठीक है बेटा। इसी प्रकार से समझो, अगर मान लो ये फोर्स ज़्यादा होता तो ये रिजल्टेंट किसकी तरफ आता, ये फोर्स ज़्यादा होता तो रिजल्टेंट किधर आता है, इधर आता। ये मैंने पहले भी बता रखा है, बोलो नहीं यार ये सोना बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये रिजल्टेंट फोर्स है जो सेंटर की साइड आ रहा है क्या? पहले सुनो, पहले मैंने देखा इन दोनों का म्यूचुअल ग्रेविटेशन, लेकिन ये म्यूचुअल ग्रेविटेशन सेंटर की साइड तो नहीं आ रहा। अरे म्यूचुअल ग्रेविटेशन जो है वो सेंटर की साइड तो नहीं आ रहा है। मुझे किससे मतलब है, सेंटर के साइड कितना फोर्स लग रहा है, सेंटर की साइड जितना नेट फोर्स लग रहा है वो किसके इक्वल हो जाएगा प्यारे बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। कोई सोचने विचारने की बात ही नहीं है यार इसके लिए। तो अब समझो आप, हमने दोनों फोर्स लगा ली, इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया बीच में, ठीक है। अब बीच में आ गया तो ये कितना लग रहा है भाई, सेंटर की साइड कितना लग रहा है, इसका मतलब ये कैलकुलेट भी करना पड़ेगा, इसका मतलब ये कैलकुलेट भी करना पड़ेगा। से दैट F1 से दैट F2, क्या गलत बोला मैंने? और F1 की वैल्यू मुझे पता है F1 इक्वल टू F2, क्यों? क्योंकि ये दोनों मास सेम है, बोलो यार। और क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी क्या है, सेम है, तो कितना हो जाएगा Gm²/a²। मैंने गलत बोल दिया तो आप बता दो, बोल दो यार बेटा। बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। क्या हो जाएगा Gm मतलब m1 m2 डिवाइडेड बाई r²। तो इसके इन दोनों के बीच में फोर्स निकालो, चाहे इन दोनों के बीच में फोर्स निकालो, दोनों फोर्स क्या आएंगे, सेम आएंगे, तो F1 F2 की वैल्यू आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, ये एंगल 60 होगा, आपको भी पता है ये भी कितना होगा, 60 होगा, और आपको पता है ये भी कितना होगा, 60 होगा। बता दो क्या गलत बोला है क्या मैंने? तीनों एंगल कितने होंगे साहब, 60 होंगे। आप ये भी समझ लो कि अब रिजल्टेंट निकालेंगे तो फॉर्मूला है F रिजल्टेंट। अरे F रिजल्टेंट मान लो ना यार बेटा कि इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा सेंटर की साइड, वो कितना आ जाएगा, रूट बोलो बेटा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos कितना है बेटा 60। बता दो क्या गलत बोल दिया क्या मैंने? आप यहाँ पे समझ जाओ ना बेटा, FR जो है ना वो क्या हो जाएगा, ये F2 की जगह भी मैं क्या लिख सकता हूँ F1, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है। आप समझो यहाँ पर ये ओरल बातों में, यहाँ है हमारे पास में F1 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा F1 स्क्वायर, cos 60 की वैल्यू हो जाएगी हाफ से ही कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा F1 स्क्वायर, यहाँ बचेगा F1 स्क्वायर, यहाँ बचेगा F1 स्क्वायर, तो 3F1 स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो √3F1 हो जाएगा। क्या गलत बोल दिया तो बताओ यार। अरे यार इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया क्या? फिर कब तक हम छोटे बच्चों की तरह स्टेप्स को जो है वो भगाते रहेंगे, है ना? तो ऐसा नहीं करेंगे ना। तो आपको ये लग रहा है कि √3F1 आ गया, तो FR इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोल दो बेटा √3, बोलो ना यार। अब F1 की वैल्यू बताओ कितनी है, Gm²/a²। बताओ क्या ये सेंटर की साइड में फोर्स आ गया क्या बेटा? अब आप एक और चीज समझो, यहाँ पर एक और चीज समझो, सेंटर की साइड हमने फोर्स को निकाल लिया, हमें सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है हमारे पास में, mv²/r। बोलो क्या होता है, mv। कुछ ही नहीं करना, एक ही कॉन्सेप्ट है जिसको हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मतलब जब से हम पढ़ना स्टार्ट करें फिजिक्स को, कि सेंटर की साइड जितना भी फोर्स लगता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होता है भाई। सेंटर के साइड जितना भी फोर्स लगता है वो किसके इक्वल होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होता है।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या माइंड में भी सेट हो गई आपके? अब मैं ये देख रहा हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r। अब मुझे निकालनी है इसकी रेडियस। क्या निकालनी है? अब आप ये समझो, अगर ये सेंटर है तो बताओ क्या ये रेडियस हो गई? क्या मैंने आपको पहले बता रखा है, आप याद करो, एक ट्राइंगल है, तीनों साइड सेम है, तो इसके एक वर्टेक्स से सेंटर की जो डिस्टेंस होती है वो a/√3 होती है। बोला यार, मैंने बोला था किसी एक वर्टेक्स से अगर सामने वाली साइड पर अगर आप परपेंडिकुलर डालोगे तो वो 2:3 में डिवाइड होती है। बताओ किस में डिवाइड होती है? 2:3 में। अरे यार पता होगा ना, आपको पढ़ा होगा ना 9th में थ्योरम, है ना? छोड़ो ना यार, मैं तो इसलिए मैं बताता ही नहीं हूँ ना, इसलिए मैंने बता रखा है एक वर्टेक्स से सेंटर की डिस्टेंस जो है वो कितनी होती है? a/√3। अब मान लो कोई ये डिस्टेंस पूछ ले तो आपसे, सर निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? सर देखो ये a है, इसको आगे बढ़ाओ सर, ये a/2 हो गई। बोला ना यार सर पाइथागोरस प्रमेय से ये पूरी निकाल लेंगे, इस पूरी में से a/√3 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी। बोला ना यार मुझे बताया इतनी बड़ी बेकार करोगे तुम? अरे इतनी बड़ी बेकार की आवश्यकता ही नहीं है, इतनी बड़ी बेकार की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये जो डिवाइड होती है ना वो 2:3 में डिवाइड होती है। चलो छोड़ो कोई बात नहीं, तुम ऐसे बेकार कर लेना, क्योंकि मुझे पता है तुम उसके यूज टू हो, मेरे इतने समझाने के बाद भी वही करोगे। हाँ, बाकी सेंटर से वर्टेक्स की डिस्टेंस जो है वो जरूर याद रख लोगे आप। सेंटर से जो वर्टेक्स की डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? a/√3 होती है। बोलो वापस बोलो, क्या होती है? बोलो यस और नो। क्या होती है? a/√3 होती है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बताओ आज एक तरह से रेडियस क्या हो गई हमारे पास में? a/√3 हो गई। बताओ रेडियस क्या हो गई? a/√3 हो गई। बोलो ना बेटा यस और नो। तो रेडियस a/√3 हो गई, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? बोलो बेटा mv²/r की जगह क्या आ जाएगा? a और ये √3। बताओ क्या ये सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया क्या? बोलो ना यार। अब बताओ अब क्या करें? मैंने देखो नेट फोर्स निकाला, सेंटर की साइड नेट फोर्स कितना लग रहा है? बोलो ना यार। क्या निकाला? सेंटर की साइड में नेट फोर्स कितना लग रहा है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लगाया है mv²/r, दोनों को इक्वल कर लेंगे, वहां से क्या आ जाएगी? स्पीड आ जाएगी। बताओ वहां से क्या आ जाएगी? स्पीड आ जाएगी। बताओ स्पीड निकालोगे? बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे क्या? कंप्लीट है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। ये भी समझ में आ गया? दोनों समझ में आए ना? ये थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं। बोलो क्लियर है? बाकी इसमें तो कुछ समझने का ही नहीं ना यार। ठीक है चलो कॉपी करो। ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। फ़ोन तो करूँगा, ये कंफर्म है, बस मैं थोड़ा सा पढ़ा के फ़ोन करूँगा ताकि ये बच्चे, जब तक बच्चे उतारेंगे ना तब तक, ताकि दूसरे बच्चे को भी प्रेरणा मिलेगी फिर कि हम भी एक्टिव के बेटे, अदरवाइज अगला फ़ोन हमारे घर पे जा सकता है। ठीक है चलो ध्यान दो बेटा। हाँ तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया था? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 आपको खुद को करना है। ठीक है, ये जो टॉपिक अब तक मैंने पढ़ाया उसके 8 एग्जाम्पल है। 8 एग्जाम्पल के बारे में मैंने आपको बता दिया, 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, 2 के कॉन्सेप्ट मैंने आपको भली भांति प्रकार से समझा दिए। ठीक है बेटा, अब सुनो मेरी बात को, एक्टिव हो के ध्यान दो बेटा। पहले हम पढ़ेंगे थोड़ा सा बेसिक, ठीक है, उसके बाद में मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इसका जी कैलकुलेट करना सीखेंगे। क्या कैलकुलेट करना सीखेंगे बेटा? जी कैलकुलेट करना सीखेंगे। जी कैलकुलेट करना आ गया तो फिर उसके बाद में हमारे केवल और केवल बस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। केपलर लो तो बहुत छोटे से हैं इसमें, बस थोड़े से नियम पढ़ने हो, बाकी उनके क्वेश्चन भी बड़े आसान आते हैं, यूँ ही सोल्व हो जाते हैं केपलर लो में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे बेटा चलो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो बेटा, प्लीज़ एक्टिव के ध्यान देना सब बच्चे। ठीक है चलो, मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ वो समझ। हमारे को क्या है कि ये दे रखा है कि ये ना एक सॉलिड मास है। सॉलिड का मतलब अंदर से क्या हुआ है? भरा हुआ है, अंदर से भरा हुआ है। रानू ध्यान रखना आप, इसका मास जो है ना वो कैपिटल एम है। इसका मास क्या है? कैपिटल एम। बोर्ड पे अगला नंबर आपका आ सकता है। इसका मास जो है ना वो कैपिटल एम है। ठीक है, इसकी रेडियस जो है वो कैपिटल आर है। बोलो क्या है? कैपिटल आर। ठीक है, आगे हमें क्या करता है वो बोलता है कि इसमें है ना हम एक छोटा रेडियस का मास लेते हैं, इसकी रेडियस है स्मॉल आर। बोलो क्या है? बोलता है कि ये जो ब्लू कलर का गोला है ना इसका मास बताओ आप। देखो सुनना बेटा, इसका मास बताओ। हाँ प्यारे बच्चों देखो, ये बड़ा मास है, इसका टोटल मास कितना है? कैपिटल एम। इसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल आर। जो यहाँ छोटा मास है उसकी रेडियस कितनी है? स्मॉल आर है। बोलता है कि छोटा जो मास है ना
इसका मास कैलकुलेट करो कितना होता है, ठीक है। आप इसको थोड़ा ट्रिकली ध्यान रखें, यूनिटरी मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं जनरली। ट्रिकली आप ये ध्यान रखें कभी भी ऐसा आए, क्योंकि इसमें अब आगे आने वाले समय में मतलब आगे जब हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन अब हमारे सामने आएंगे। आपको करना क्या है बेटा, आपको सबसे पहले निकालनी है डेंसिटी। क्या निकालनी है? डेंसिटी। डेंसिटी हमेशा निकलती है ओरिजिनल से। बताओ किससे निकलती है? ओरिजिनल से। बोलो मेरी बात समझ आती है? दो चीजें मैं एक जगह बता रहा हूँ आपको ना बेटा। यहाँ पे निकालना है आपको मास पर यूनिट वॉल्यूम। बताओ क्या निकालना है सबसे पहले तो आपको? मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम बोलते हैं मास डेंसिटी। बताओ क्या बोलते हैं? मास डेंसिटी बोलते हैं। प्यारे बच्चों बताओ सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? मास पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, जिसको बोला जाता है मास डेंसिटी। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कई बार ये डायरेक्ट गिवन भी होता है, कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं। मतलब वो कैपिटल आप नहीं देगा, वो बोलेगा साहब मास पर यूनिट वॉल्यूम है ना इतना है, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या है? इतना है। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? ठीक है। एक और चीज समझो यहाँ पे, दोनों चीजें मैं इक्वली बता रहा हूँ। कई बार वो क्या करता है, मैं कोई रोड देता है, उसकी लेंथ देता है कैपिटल एम और उसका मास देता है कैपिटल एन। बताओ लेंथ कितनी? कैपिटल एन, और इसका मास कितना है? कैपिटल एन। बोलता है कि इस रोड में एक टुकड़ा है, ये एक टुकड़ा हो गया है ना, और इसकी लेंथ जो है ना वो x है। कितनी है? x। बोलता है x बताओ, बोलता है x बताओ। सॉरी लेंथ तो दे दिया ना इसकी x, बोल रहा है कि इसकी मास बताओ, इसका मास है ना, इसका मास बताओ। ठीक है। कहीं बार क्या होगा, ये हमें कैपिटल एम भी नहीं देगा, ये हमें एक देगा मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ। बताओ क्या देगा बेटा? मास पर यूनिट लेंथ। प्यारे बच्चों प्लीज समझना, क्योंकि ये कैलकुलेशन ऐसी है, किसी पर्टिकुलर चैप्टर की कैलकुलेशन नहीं है, ये है बेसिक कैलकुलेशन। बोलो क्या है? बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए, है ना, फिजिक्स वगैरह। आप क्या करो, अगर गिवन है मोस्ट वेलकम है, बहुत अच्छी बात है। मास डेंसिटी गिवन है, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम डिफाइन होता है बेटा। 3D के अंदर गोला होता है ना, 3D के अंदर, तो वहाँ क्या डिफाइन होता है? वॉल्यूम डिफाइन होता है। रोड में क्या डिफाइन होती है? लेंथ डिफाइन होती है। आप क्या करो, मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालो। सर कैसे निकालें? गिवन हो, ये गिवन हो तो क्या है? बोलो क्या है गिवन हो तो? मॉर्गेज। बोला ना यार, गिवन हो तो बहुत बढ़िया है ना, और गिवन नहीं हो तो अभी लोड नहीं। आप निकाल लो। कैसे निकाल लो? इसमें आएगा ओरिजिनल मास। ओरिजिनल मास का मतलब मेन जो शेप है, मेन ऑब्जेक्ट है ना, उसका मास डिवाइडेड बाय उसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर। क्या मेरी बात समझ आ गई बेटा? स्पेयर का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बताओ ना प्यारे बच्चों क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। क्या याद रह जाएगा? कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है? वेरी गुड। अच्छा बच्चे हो, आप देखो हमें करना क्या है, आपको स्मॉल मास निकालना है। बोलो क्या निकालना है? स्मॉल मास। आप क्या करो, स्मॉल मास निकालने के लिए डेंसिटी, बोला क्या कर दो? डेंसिटी। डेंसिटी कौन सी निकालनी? ये डेंसिटी। बोल दो ना यार प्यारे बच्चों, ये हमने क्या निकालनी? डेंसिटी निकालनी है ना। डेंसिटी को क्या कर दो आप? वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, स्मॉल वॉल्यूम से। स्मॉल वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम का मतलब है जिसका मास कैलकुलेट करना चाह रहे हो। सबसे पहले क्या निकालो आप? डेंसिटी निकालो। क्या निकालो? डेंसिटी। डेंसिटी में ध्यान रखना, टोटली तो क्या आएगा? मास आएगा, और टोटली क्या आएगा? वॉल्यूम आएगा। डेंसिटी निकालने के गिवन हो मोर बेस्ट हो। आप क्या करो, डेंसिटी को स्मॉल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो। जैसे स्मॉल वॉल्यूम बेटा, इसकी रेडियस कितनी हो गई? आर हो गई। जैसे मैं यहाँ निकालूंगा तो बताओ क्या हो जाएगा? डेंसिटी कितनी है? m 4/3 पाई आर क्यूब, और स्मॉल वॉल्यूम कितना हो गया? 4/3 पाई आर क्यूब। क्या गलत बोला क्या मैंने बेटा? तो ये आ गया यहाँ पे, बोलो यस और नो। पक्का समझ आ गया सब बच्चों? तो अगर इसका मास हम m डेस मान लें तो ये किसकी वैल्यू आ गई? m डेस की वैल्यू आ गई। बताओ m डेस की वैल्यू कैलकुलेट करना आ गई क्या समझ? क्लियर? सेम इसी प्रकार से देखो, इसमें क्या निकालो आप? ये भी गिवन कर दें, गिवन कर दे तो ये क्या है बेटा? बेस्ट है ना, अच्छा है। गिवन कर दे तो, गिवन ना करें तो सबसे पहले तो मास पर यूनिट लेंथ निकालो। ये कैसे निकालेंगे? टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ।
बोलो क्या निकालेंगे? टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। अब देखो मास ऑफ स्मॉल लेंथ, मास ऑफ स्मॉल लेंथ, स्मॉल लेंथ बोल दो या इस टुकड़े का मास बोल दो, एक ही बात है ना बेटा। तो आपको क्या करना है, जो आपने निकाला मास पर यूनिट लेंथ, बोलो क्या निकाला? मास पर यूनिट लेंथ जो निकाला ना आपने, उसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा किससे? स्मॉल लेंथ। बताओ किससे? स्मॉल लेंथ। यहाँ पे हम लेंथ में लेके चल रहे हैं, यहाँ हम वॉल्यूम में लेके चल रहे हैं। अब जैसे कि एक बात बताओ, इसका मास अगर मैं मान लूँ एमडेस, तो बताओ कैसे कैलकुलेट होगा एमडेस? बोलोगे सर देखो m/l तो मास पर यूनिट लेंथ था, है ना, और सर जो स्मॉल है ना, स्मॉल की जो लेंथ थी वो कितनी लेंथ थी? ये x लेंथ थी, तो एमडेस की वैल्यू जो है वो हमारे पास में कितनी आ गई? m/l और x आ गई। बताओ प्यारे बच्चों, क्या आप सभी बच्चों को मास कैलकुलेट करना आ गया क्या? पक्का है? डन है? कोई दिक्कत नहीं है? एक बार के लिए इसको कॉपी कर लो, फिर अपन इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं। हाँ लेकिन देखो सिंपल सी बात है, जितनी सावधानी हम रख सकते हैं ना हमें रखनी चाहिए, ठीक है ना, बाकी भगवान सब अच्छा करता है। फाइनल लास्ट देखो, अब सुनो बेटा, हम पढ़ेंगे ना जी के बारे में पढ़ेंगे। बताओ किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? जी के बारे में पढ़ेंगे। आप यूँ समझो कि जो जी है ना वो ग्रेविटी एक्सीलरेशन के नाम से जाना जाता है। बताओ किसके नाम से जाना जाता है बेटा? ग्रेविटी एक्सीलरेशन के नाम से जाना जाता है। बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे, आप समझो कि ये जी हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। मान लो बेटा ये अर्थ है, बताओ ये क्या है? अर्थ है, ठीक है, ओके। प्यारे बच्चों, मान लो यहाँ स्मॉल मास है m और इसका मास है कैपिटल M, m कर लो मास ऑफ अर्थ। बोलो क्या है? m का मतलब क्या हो गया बेटा? मास ऑफ अर्थ हो गया। बोलो क्या हो गया? मास ऑफ अर्थ हो गया, ठीक है, ये मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m ये हो गया। मानो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस वो स्मॉल r, बताओ कितनी? स्मॉल r। इस m पर मतलब मैं हालांकि डेरिवेशन कहीं नहीं आएगी, लास्ट में डायरेक्ट आपने को फॉर्मूला कंसीडर करना है, उस पर बात करनी है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। इस m पर दो प्रकार से मैं फोर्स निकाल सकता हूँ प्यारे बच्चों। बताओ कितने प्रकार से? दो प्रकार से। सर निकाल बताओ कैसे? देखो मैं एक तरीके से निकाल सकता हूँ कि mg फोर्स होगा इसमें, जो कि अब तक पढ़ते आ रहे हैं। अरे अर्थ की वजह से फोर्स कितना होगा? mg। क्या हम यही पढ़ते आ रहे हैं क्या? वापस बोलो, अर्थ की वजह से फोर्स कितना होगा? mg। चलो अगर हम ग्रेविटी फोर्स अलग तरीके से कैलकुलेट करें, ये तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, और ये फॉर्मूला कहाँ से आया है? एक तरह से ये आया है न्यूटन सेकंड लॉ से, जो कि न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है F = ma, और a कितना है यहाँ पे? g। अब अलग तरीके से हम यूनिवर्सल लॉ से कैलकुलेट करें, तो यूनिवर्सल लॉ से जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आ जाएगा? g स्मॉल m कैपिटल M, अरे m1 m2 और डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस r। बोलो ना यार पहले बच्चों, यस होना चाहिए। इस m से हम कट रहा है, तो बताओ एक तरह से ग्रेविटी का जो फॉर्मूला निकल के आ गया वो क्या निकल गया है? ग्रेविटी एक्सीलरेशन का g me/r²। बताओ क्या ये वाली बात समझ में आ गई क्या? पक्का समझ में आ गई? यहाँ लेकिन एक चीज और समझनी है आप, फॉर्मूला तो आप याद कर लो क्या है? gm/r²। दो बातें यहाँ पर ध्यान रखना है। r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन मास एंड पॉइंट, मास एंड पॉइंट। क्योंकि बेटा एक चीज बताऊं, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के लिए मास होना कंपल्सरी नहीं है। एक मास होना कंपल्सरी है, दूसरा मास होना कंपल्सरी नहीं है। पॉइंट होना कंपल्सरी है कि इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कितना होगा। आप समझो मेरी बात। तो जैसे कि मान लो कोई पूछ ले इस पॉइंट पे ग्रेविटी कितनी, तो ये तो पॉइंट हो गया और ये क्या हो गया? मास। तो ये डिस्टेंस किसके बिटवीन हो गई? मास और पॉइंट के बीच में हो गई, ठीक है। आपको क्या करना है? जो मास लेना है ना, यहाँ पे बोलो क्या लेना है? मास, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। आप क्या करो, टेक ए स्फीयर which radius or distance between mass and
पॉइंट। देखो आपको क्या करना है, मास कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, टेक ए स्पेयर, आपको एक स्पेयर लेना है, ठीक है। अब स्पेयर लेना है तो उसकी कौन सा स्पेयर लेना है, ये भी तो है ना, कौन सा स्पेयर लेना है। आपको स्पेयर लेना है जिसकी जो रेडियस है ना वो क्या होनी चाहिए, रेडियस होनी चाहिए डिस्टेंस बिटवीन मास एंड पॉइंट, यानी कि मास और पॉइंट को मिलाओ। बोलो ना यार, क्या बोला मैंने, मास और पॉइंट को मिलाओ। मैं एकदम यूनिवर्सल तरीका बता रहा हूँ आपको, इससे कोई भी क्वेश्चन में आप अटकोगे नहीं। मास और पॉइंट को मिलाओ और मिलाने के बाद उनके बीच की डिस्टेंस देख लो, उस डिस्टेंस को आप रेडियस मान लो। क्या मान लो, रेडियस। और रेडियस मान के गोला बना लो, रेडियस मान के क्या बना लो, गोला, स्फीयर बना लो। ये बोल दिया ना मैंने, क्या बना लो, स्फीयर बना लो, ठीक है। और आप इस स्फीयर का ले लो मास, इस स्फीयर का क्या ले लो, मास। जो मास है ना वो क्या है, जो आपका स्फीयर है ना उसका मास लेना है आपको, मास ऑफ स्फीयर। बताओ क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या? बताओ क्या लेना है आपको, मास ऑफ स्फीयर। सब नहीं समझे, अब समझो। अब हम जी का फॉर्मूला लगाएंगे एकदम एक्यूरेट तरीके से, ठीक। मान लो प्यारे बच्चों मेरे पास में बोल दें कि एक मास पड़ा हुआ है, और ये जो मास है ना, ये मान लो सपोज दैट फॉर एग्जांपल के लिए मान लो 26 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 6 kg है, मान लो फॉर एग्जांपल, अलग तरीके से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये इसका मास है, ठीक है। बोल रहा है कि पॉइंट यहाँ पे, बताओ जी बताओ यहाँ कितना हो। आपको क्या करना है, पॉइंट और इसके सेंटर को मिलाना है, मिला दी। बोला क्या किया आपने, पॉइंट और सेंटर को मिलाया, ठीक है। और बेटा वो फोन करना था ना, वो अपन भूल गए बात करना, पॉइंट और उस किसको मिलाया अपने, मास को। यहाँ क्या बना दो, स्पेयर। अब इस स्पेयर के अंदर कितना मास आ रहा है वो लेना है। अब आप देखो ना बेटा, यहाँ तो एयर है, नेग्लिजिबल मास, तो बताओ मास किसका आ रहा है, इसका ही आ रहा है, तो बताओ पूरा मास लेंगे नहीं लेंगे, बोलो ना यार, यस और नो। मास आ जाएगा कौन सा वाला, ये वाला पूरा का। ये कॉपी नहीं करना है, ये मैं केवल आपको सिखा रहा हूँ एक बार के लिए, है ना। ये करना है कॉपी, यहाँ ये इधर वाला कॉपी नहीं करना। आप यूँ और समझो, मान लो हमारे को ये स्पेयर दे दे, ठीक है, समझना ना बेटा, ये स्पेयर दे दे, बोले कि साहब इसकी जो रेडियस है ना, इसकी रेडियस 8 मीटर है, बताओ कितनी है, 8 मीटर। इसका मास है 10 टू पावर 4 kg, बताओ इसकी रेडियस कितनी है, 8 मीटर, और इसका मास कितना है, 10 टू पावर 4 kg। बोलता है कि इस पॉइंट पर हमें ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है, इस पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट की बोलता है कि जो सेंटर है ना उससे डिस्टेंस है ना 2 मीटर है, बताओ कितनी, 2 मीटर। बोल रहा है कि बताओ इस पॉइंट पे बताओ। तरीका क्या था, मैंने अभी आपको क्या बताया, तरीका बताओ, बोलो। मास, टेक ए स्पेयर। यहाँ पे जो मास लेना है ना, जी का फॉर्मूला तो वही है, मैं बताऊँ आपको क्या है, बड़ा जी, बोलो क्या है, बड़ा जी, बोलो ना यार, जी का फॉर्मूला क्या है यार, देखो फिर देखते हो बेटा, बड़ा जी मतलब कैपिटल जी, और मास डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। इसको ऐसे याद करो, मास डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। वापस याद करो, क्या, मास डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। क्या याद हो गया, वापस बोलो क्या, मास डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। अब मास कैसे लेंगे, डिस्टेंस कैसे लेंगे, पहले तो देखो, पॉइंट और मास को मिलाएंगे, ये रहा पॉइंट, और ये जो मास है पूरा का पूरा मास कहाँ है, सेंटर पे, ये रहा मास, मिला दिया। उसको क्या बनाएंगे, रेडियस। फिर क्या बनाएंगे, स्पेयर, बनाओ उस पे, ये लो सर, ये बना दिया। बताओ ना प्यारे बच्चों, यस और नो। अब बताओ मास कौन सा लेना है, ये वाला लेना है, बताओ ये वाला लेना है नहीं लेना है। अब सर निकालेंगे कैसे इस मास को, अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले समझाएगा कि इस मास को कैसे निकालना है। आपको बताया हम क्या निकालेंगे, सबसे मास पर यूनिट वॉल्यूम, और इसके वॉल्यूम से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। बताओ इसका मास आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बताओ मास यहाँ रख देंगे, बताओ रेडियस यहाँ रख देंगे, बताओ प्रॉपर एग्जिट जी कैलकुलेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्या पूरी बात समझ में आ गई क्या आपकी, ठीक है ना। कैसे जरूरत पड़ेगी अपने को मास को लेने की, वो भी समझ में आ गया। यानी कि इसको ना हम अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग फॉर्मूला रट के ना रट के, अच्छा है कि इस फॉर्मूले को ऐसे याद करें जैसे मैंने बताया कि मास कौन सा लेना है और डिस्टेंस कौन सी लेनी है। ये वाला ब्लॉक कॉपी कर लेगा, ठीक है। कल ये जी के बारे में भी और अपन गणित से चर्चा जो है कर लेंगे, है ना।